गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ राजस्थान इतिहास कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाल फिलहाल के एग्जामों में काफी सारे क्वेश्चन इस एकीकरण में से देखे गए हैं, तो उसको हमको विशेष प्रकार से करना है क्योंकि एग्जाम में निश्चित है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। हमारे नोट्स के बाहर कहीं नहीं जाएगा, इसी नोट्स में से आएगा, 100% गारंटी के साथ आएगा। ठीक है, तो जो करवाया जाए केवल उसको कर लीजिए, इसके अलावा अन्य कोई बुक वगैरह की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिना समय को खराब किए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल में वो कृपया करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन आप तक आ सके। ठीक है, तो एकीकरण की देखो अगर बात की जाए तो इस क्लास में हम केवल यहां पर फैक्ट्स जो है उनको कवर करेंगे। तो देखो, अगर एकीकरण की बात की जाए तो सबसे पहले एकीकरण की बात किसने उठाई? तो देखो, जो सबसे पहले एकीकरण की बात है वो 1939 में उठाई गई लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। लिनलिथगो द्वारा रियासतों के सामूहिकीकरण तथा एकीकरण की बात कही गई। ठीक है, तो सबसे पहले एकीकरण की बात कहने वाले व्यक्ति कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो है, जो भारत के गवर्नर जनरल रह चुके हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए तो देखो, स्वतंत्रता के समय भारत में 565 के करीब देशी रियासतें थी। ठीक है, लेकिन हमें बात करनी है राजस्थान की। तो स्वतंत्रता जब हमें मिली तो स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरेट था। तो उसके बारे में हमको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में 19 रियासतें, ठीक है, 3 ठिकाने प्लस एक चीफ कमिश्नरेट था। चीफ कमिश्नरेट, ठीक है। कमिश्नरेट क्या था? तो कमिश्नरेट वो क्षेत्र था जो केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, एजीजी यहीं बैठा करते थे, अजमेर मेरवाड़ा था। अब राजस्थान में 19 रियासतें कौन कौन सी थी? तो नाम आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्रम वाइज वरम वाइज कोई नाम ध्यान में नहीं रखना है, आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि किस रियासत का विलय किस चरण में हुआ है। जो हम आगे इसके चरण करेंगे तो हमको देखना है 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ है, तो आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमको 19 रियासतें कौन कौन सी है उसका ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, आगे हम उन सब चीजों को पढ़ लेंगे। यहां पर हमें बात करनी है ठिकानों की कि 3 ठिकाने कौन कौन से थे। ठीक है, तो 3 ठिकाने कौन से थे? नंबर फर्स्ट हो जाएगा लावा ठिकाना। ये पड़ता था टोंक में। ठीक है, और इसकी विशेष बात क्या है? सबसे छोटा ठिकाना था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एकीकरण के समय सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? तो लावा। नंबर 2 पे आपको ध्यान रखना है कुशलगढ़ ठिकाना जो है ये पड़ता है बांसवाड़ा में। ठीक है, और कुशलगढ़ ठिकाने की मेन बात क्या हो जाएगी? तो इसकी मेन बात ये हो जाएगी कि कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ने वाला ठिकाना है। ठीक है, कई क्वेश्चन बनते हैं कुशलगढ़ पर कि कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ने वाली तहसील कौन सी है, या कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ने वाला ठिकाना कौन सा है? तो कुशलगढ़ ठिकाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लेना कि कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ने वाला ठिकाना। ठीक है, कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ता है। ये हमारा राजस्थान है।
ठीक है, राजस्थान का नीचे वाला पोर्शन है और यहां से कर्क रेखा जाती है। ठीक है, तो कर्क रेखा के इस तरफ पड़ता है ये। ठीक है, ध्यान रखना है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो कर्क रेखा के दक्षिण की तरफ पड़ता है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में से जाती है, बांसवाड़ा डूंगरगढ़ में से, डूंगरपुर में से। ठीक है, तो ये मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा भूगोल के अंदर। फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि कुशलगढ़ जो है वो बांसवाड़ा की एक तहसील है और जो कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ती है। तो विशेष रूप से इसको ध्यान रख लेना कि कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ने वाला ठिकाना कौन सा है, कुशलगढ़ ठिकाना। और दूसरी बात ध्यान रख लेना, सबसे बड़ा ठिकाना, सबसे बड़ा ठिकाना था। ठीक है, तीसरा ठिकाना जो है वो आपको ध्यान में रखना है नीमराणा। नीमराणा, और नीमराणा का जो ठिकाना है ये पड़ता था अलवर में, इसकी कोई विशेष बात नहीं है। तो ये 3 ठिकाने हो गए। अब अगर हम बात करें कि चीफ कमिश्नरेट, चीफ कमिश्नरेट, ठीक है, या इसको चीफ सेफ भी कह सकते हैं, चीफ सिप, चीफ सिफ, ठीक है, या इसको केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, अंग्रेजों के अधिकार में था ये, केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। तो ये कौन सा था, ये था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, इसका भी विलय किया गया था, आगे हम पढ़ेंगे इसको भी। तो ये आपको ध्यान रखनी है, मेन बातें हो गई किसके बारे में, 3 ठिकानों के बारे में, एक चीफ कमिश्नरेट के बारे में। एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और फैक्ट अगर की बात की जाए तो हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी। रियासतों के बारे में थोड़े बहुत और फैक्ट है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि 7 चरणों में से क्वेश्चन न पूछकर इधर उधर फैक्ट में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उनको भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्ट की, तो हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत, राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत वो है मेवाड़। ठीक है, या इसको ही कह सकते हैं उदयपुर। ठीक है, सबसे पुरानी रियासत है। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, राजस्थान की सबसे नई या नवीन रियासत, नई या नवीन रियासत कौन सी है, तो वो है झालावाड़। झालावाड़, ठीक है, 1938 में ये रियासत बनी है मदन पाल सिंह द्वारा, मदन पाल सिंह द्वारा बनाई गई। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रख लेनी है। इसके अलावा अगला फैक्ट आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की सबसे अधिक जनसंख्या वाली रियासत, सबसे अधिक जनसंख्या वाली रियासत, तो राजस्थान की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जो रियासत है उसका नाम आपको ध्यान में रखना है जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है राजस्थान की सबसे कम, राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत, तो सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत जो है उसका नाम है शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा रियासत जो थी वो सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत है। ठीक है, अगला फैक्ट है उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना कि 2 चरणों में विलय होने वाली रियासत, 2 चरणों में विलय होने वाली रियासत, यानी कि ऐसी कौन सी रियासत है जिसका विलय 2 चरणों में किया गया, तो ऐसी रियासत हो जाएगी सिरोही। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो विशेष रूप से इसको आप लोग ध्यान में रख लेना। एक फैक्ट यहां पर और ध्यान रख लेना, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है,
तो टोंक, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत हो गई टोंक। ठीक है, देशी रियासतों को आजादी जो दी गई वो दी गई स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत। ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट आगे फैक्टों पर चलते हैं, रियासती विभाग की बात करेंगे। ठीक है, और कुछ पत्र थे जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, स्टील स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, इन सब पर अब हम बात करेंगे। तो देखो नेक्स्ट अगर बात की जाए तो देशी रियासतों को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत आजादी दी गई। धारा भी पूछ सकते हैं कि भैया कौन सी धारा के तहत आजादी दी गई है, तो धारा 8 के तहत आजादी दी गई है। नेक्स्ट फैक्ट आपको ध्यान रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट करके, रियासती विभाग का गठन। रियासती विभाग का गठन, रियासती विभाग का जो गठन है वो हुआ है 5 जुलाई 1947 को। रियासती विभाग का कार्य क्या है, तो रियासती विभाग का कार्य था राजस्थान का एकीकरण करना। ठीक है, रियासती विभाग का कार्य हो गया राजस्थान का एकीकरण करना। ये जो रियासती विभाग था सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और वीपी मेनन इसके सचिव थे। ठीक है, तो ये भी बात आपको थोड़ी सी ध्यान रख लेना है। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इसके जो सचिव हैं उनका भी नाम याद रख लेना, वीपी मेनन। ठीक है, और आपको बात ध्यान में रखनी है नरेंद्र मंडली की मतलब मीटिंग या सम्मेलन, नरेंद्र मंडली का सम्मेलन। ठीक है, अब ये नरेंद्र मंडली क्या है, तो जितनी भी देशी रियासत थी उनके राजे रजवाड़े जो थे उनके संगठन का नाम ही क्या था, नरेंद्र मंडली था। मतलब राजस्थान में 19 रियासतें हैं ना, तो 19 रियासतों के जो भी शासक थे उन शासकों की ही मतलब संगठन है, उस संगठन का नाम क्या दिया गया है, नरेंद्र मंडली दिया गया है। ठीक है, और जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो नरेंद्र मंडली का सम्मेलन हुआ है, कब हुआ है, 25 जुलाई 1947 को। यह सम्मेलन क्यों हुआ, तो सम्मेलन हुआ राजस्थान एकीकरण की समस्याओं के समाधान हेतु। ठीक है, राजस्थान एकीकरण की समस्याओं के समाधान के लिए इसका जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे, जो 1947 में सम्मेलन हुआ है उसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, अंग्रेजों के अंतिम गवर्नर। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसके अध्यक्ष हो गए लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन ने दो पत्र मतलब पास किए, जारी किए। ठीक है, इस सम्मेलन में दो परपत्र जारी किए गए। ठीक है, अब ये दो परपत्र क्या है, तो यहां ऊपर लिख देता हूं। पहला तो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, दूसरा है स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। तो देखो इसमें दो परपत्र जारी किए, दोनों परपत्रों में से जो पहला परपत्र है उसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन।
ठीक है, विलय पत्र या इसी को क्या कह दिया जाता है, सहमति पत्र कह दिया जाता है। ठीक है, तो जो रियासत भारत में विलय चाहती थी, जो रियासत भारत में विलय चाहती थी, उसे इस पर हस्ताक्षर करना पड़ता था। ठीक है, और अगर बात की जाए दूसरे तरह का जो प्रपत्र जारी किया गया उसे कहा गया स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट क्या था, तो कुछ रियासतें ऐसी थी जो न तो भारत में मिलना चाहती थी न पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, तो उन रियासतों के लिए स्टैंड स्टील एग्रीमेंट जारी किया गया। ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाली रियासत को इस पर हस्ताक्षर करना पड़ता था। ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाली रियासत को इस पर हस्ताक्षर करना पड़ता था। अब देखो, स्वतंत्र वही रियासत रह सकती थी, स्वतंत्र रहने के लिए भी एक शर्त थी कि वही रियासत स्वतंत्र रह सकती है जिसकी आमदनी हो 1 करोड़ रुपए और जिसकी जो जनसंख्या हो वो 10 लाख से ज्यादा हो। ठीक है, तो यहीं पर हम लिख लेते हैं कि ऐसी रियासतें स्वतंत्र रह सकती थी, ऐसी रियासतें स्वतंत्र रह सकती थी, जिसकी नंबर फर्स्ट आमदनी कितनी हो, 1 करोड़ प्लस सालाना हो। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि जिसकी आबादी या जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख हो, 10 लाख प्लस हो। ठीक है, तो राजस्थान में स्वतंत्र कौन सी रियासत रह सकती थी, यानी कि ऐसी कौन सी रियासतें थी राजस्थान में जिसकी आमदनी 1 करोड़ से ज्यादा थी और जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा थी। तो 4 रियासतें, 19 में से 4 रियासतें ही ऐसी थी जो इस कंडीशन को पूरा कर रही थी। तो यहीं पर हम लिख लेते हैं कि राजस्थान में स्वतंत्र रह सकने वाली रियासत, स्वतंत्र रह सकने वाली रियासतें कौन कौन सी है रियासतें, तो आपको ध्यान रख लेना है। नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 बीकानेर और नंबर 4 मेवाड़ या इसी को कह दो उदयपुर। ठीक है, तो ये 4 रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रह सकती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी रियासतें थी जो भारत में विलय नहीं चाहती थी। ठीक है, तो 3 रियासतें थी राजस्थान की जो भारत में विलय नहीं चाहती थी। तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा ऐसी रियासतें जो भारत में विलय नहीं चाहती थी, भारत में विलय नहीं चाहती थी। तो कौन कौन सी हो जाएगी, नंबर 1 हो जाएगा जोधपुर, नंबर 2 धौलपुर और नंबर 3 जैसलमेर। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो यहीं पर एक पेन एंड पिस्टल कांड हुआ था, उस पेन एंड पिस्टल कांड को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो जोधपुर है, जोधपुर का शासक था हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना से मिला और पाकिस्तान जाने की साजिश करने लगा। तो एक रियासती अखबार प्रकाशित होता था मारवाड़ में, जिसके राइटर थे सुमनेश जोशी।
सुमनेश जोशी ने इस साजिश का भंडाफोड़ किया। हनुमंत सिंह को, जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह को वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली बुलाया। दिल्ली बुलाकर वल्लभ भाई पटेल चेयर पर बैठ गए, सामने हनुमंत सिंह खड़े थे। तो वल्लभ भाई पटेल ने टेबल के ऊपर एक तो पेन रख दिया और एक पिस्टल रख दी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि या तो आप इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन यानी कि सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करो, नहीं तो ये जो बंदूक की गोली है ये मैं तुम्हें मार दूंगा। तो हनुमंत सिंह ने डर कर वहां पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसी कांड को पेन एंड पिस्टल कांड कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, पेन एंड पिस्टल कांड, पेन एंड पिस्टल कांड। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो देखो क्या था, जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान में विलय का षड्यंत्र कर रहे थे। ठीक है, रियासती अखबार, ठीक है, मारवाड़ से प्रकाशित रियासती अखबार के सुमनेश जोशी ने इस साजिश का भंडाफोड़ किया। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने हनुमंत सिंह को दिल्ली बुलाकर धमकाया। इसे पेन एंड पिस्टल कांड कहा जाता है। इसे पेन एंड पिस्टल कांड कहा जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो कुछ राज्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भारत में कितने प्रकार के राज्य हुआ करते थे। तो उस वक्त स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 3 प्रकार के राज्य थे, तो उनके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। तो और अगर फैक्ट्स की बात की जाए, ये देखो जितने भी फैक्ट करवाए जा रहे हैं एग्जाम में डायरेक्ट यहां से 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जैसा उठाकर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो अगर बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 3 प्रकार के राज्य थे। ठीक है, फर्स्ट नंबर बात की जाए तो ए श्रेणी के राज्य। अब ये जो ए श्रेणी के राज्य थे ये क्या थे, तो ऐसे राज्य जो सीधे ब्रिटिश सत्ता के अधीन आते थे। ठीक है, ऐसे राज्य जो सीधे ब्रिटिश सत्ता के अधीन आते थे, जैसे बिहार, बंगाल, यूपी। ठीक है, इसका जो प्रमुख पद होता था गवर्नर या राज्यपाल। ठीक है, प्रमुख का पद क्या हो जाएगा, गवर्नर या राज्यपाल का पद जो है वो इसके प्रमुख का पद हो जाएगा। नंबर 2 बात करें तो बी श्रेणी के राज्य। तो देखो कुछ ऐसे राज्य थे जो छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बने थे। ठीक है, यहां पर क्या होता था, जैसे ये राज्य है तो इस राज्य में क्या होते थे, राजा होते थे। ठीक है, तो राज्य राजा के अधीन होता था
और राजा जो होते थे वो ब्रिटिश सत्ता के अधीन होते थे, तो इनडायरेक्ट शासन चला करता था। तो इसी को क्या बोला गया, बी श्रेणी के राज्य बोला गया। ठीक है, तो बी श्रेणी के राज्य कौन से हो गए, ऐसे राज्य जिनका गठन छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से हुआ हो, जैसे राजस्थान और एमपी। ठीक है, यहां का जो प्रमुख का पद होता है वो होता था राज प्रमुख। ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, राज प्रमुख कहा जाता था। तीसरे अगर बात की जाए तो ये हो जाएंगे सी श्रेणी के राज्य। सी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य कौन से हो जाएंगे, तो केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, सी श्रेणी के राज्य कौन से हो गए, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और दिल्ली। तो ये क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और यहां का जो प्रमुख पद होता था वो होता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो यहां का प्रमुख पद क्या हो गया, एजीजी का पद जो हो गया वो यहां का प्रमुख का पद हो गया। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो ये राज प्रमुख का पद है इसे समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह गवर्नर या राज्यपाल के पद का सृजन किया गया। तो ये बात भी आप थोड़ी सी स्टार बनाकर यहीं पर लिख लो। पूछा जा सकता है कि राज प्रमुख के पद को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटाया गया, तो 7वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा इसको हटाया गया था। तो लिख लो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया तथा राज्यपाल के पद का सृजन किया गया। ठीक है, और क्या बात याद रखनी है, तो और बात इसमें और याद रखनी है कि 7वें संविधान संशोधन विधेयक में ही ए व बी श्रेणी के राज्यों को एक कर दिया गया। ए व बी श्रेणी के राज्यों को एक कर दिया गया। ठीक है, और अगर बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गए मेन फैक्ट। आज की क्लास में हम यहीं तक लेंगे। अगली क्लास जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर हम जो एकीकरण की प्रक्रिया है, एकीकरण के 7 चरण जो है उसको हम कोड के साथ में बड़ी ही आसानी से याद करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से कोडों के साथ में वो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, उसमें कई समितियां हैं, के.एम. मुंशी समिति, शंकरदेव समिति, इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं कृपया करके वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।